तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कोर्स लिखा था, और उसकी वजह से विभिन्न 3 पाथ की वजह से पहला पाथ ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो ये निकाला है ना। ट्विस्ट क्या था यहाँ पे? ट्विस्ट ये था कि वाई के साथ आई कैप लगा हुआ है और एक्स के साथ जे कैप लगा हुआ है। सो वाई डी एक्स आएगा वर्क जब लिखेंगे, और एक्स डी वाई आएगा। तो पहले तो हमने ऐसे ही सॉल्व करके देखा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो तीनों से ही सेम वर्क आया, तीनों पाथ से ही। फिर बाद में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स वाई इज़ नथिंग बट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना। यानी इस चीज़ का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट इस चीज़ का इंटीग्रेशन। सो डी एक्स होता है, डी थीटा थीटा होता है, डी एक्स वाई क्या होगा? डी एक्स वाई होगा। तो इस चीज़ के इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट रिक्वायर द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। तो पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हैंस दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसके थ्रू जो वर्क है उसके करस्पॉन्डिंग वर्क को कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक्स डी एक्स इंटू वाई डी वाई करना पड़ेगा। तो दोनों इंटीग्रेबल हैं। तो श्योरली ये कंजर्वेटिव है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें पाथ पता है कि नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, अगर केवल इतने को देखो तो ये इंटीग्रेबल है अपने आप में भी। इसका मतलब केवल ये फोर्स होता एक्स आई कैप तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता, और वाई जे कैप होता अकेला तब भी वो कंजर्वेटिव होता। तो दो कंजर्वेटिव का सम तो कंजर्वेटिव होना ही है ना। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। सो केवल अगर अपन इसको कंसीडर करें तो इसके थ्रू वर्क कैसे निकल के आएगा? वाई डी एक्स ये कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक हमें वाई और एक्स में रिलेशन ना मिले, यानी ये नॉन कंजर्वेटिव है। सिमिलरली इसके थ्रू अगर वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स डी वाई, ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वी नो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन इन दोनों का जो सम है वो मिलके कंजर्वेटिव फोर्स बना दे रहा है। तो बस ये बात याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का सम दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सम कंजर्वेटिव हो सकता है। ठीक है। फिर आ गए अपन पोटेंशियल एनर्जी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, है ना। इट इज़ द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो पार्टिकल्स की अगर रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन करते हैं इसे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन से हमें मतलब है। तो कैसे डिफाइन होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें कैसे याद रखना है? हमें याद रखना है इस तरीके से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। ठीक है। जैसे सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो पहला पॉइंट कंसीडर कर लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हैं, उनके बीच में फोर्स क्या लगता है? फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो डी आर के साथ और एक माइनस लगा दो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला चेंज का है ना। अब इसके बाद चेंज को कैसे लिखते हैं अपन? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर प्लस सी। तो अब यू इनिशियल कहाँ पे ज़ीरो मानी है उसके मुताबिक फिर हम इस सी की वैल्यू बता पाएंगे। तो ये इस पर ज़्यादा लोड मत लो, इस पॉइंट पे, कि हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इस पॉइंट पे लोड लो कि अगर अर्थ के सरफेस के नियर अगर कोई पूछे हमसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
तो फिर हम वही तरीके से करेंगे और mgh आंसर आ जाएगा, है ना। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन हाइट, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक सिचुएशन आ गई फिर अपने पास कि एक रॉड है यूनिफॉर्म जिसकी लेंथ एल है, वो वर्टिकली रखी हुई है, तो हमें बताना है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पॉइंट मास तो है नहीं, यहाँ पे मास है, यहाँ मास है, पूरे मास फैला हुआ है पूरी लंबाई में इसके। तो अब किसके लिए एच लिखें, एम जी एच लिखना चाहते हैं हम, तो किसके लिए लिखें। तो बाद में पता चला सॉल्व कर कर आके पूरा इंटीग्रेशन बना के कि हम इसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते थे मास को और पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन कैसे किया, एक बार इस पर नज़र फेर लेते हैं। हमने कहा चलो हम तो क्या जानते हैं, हम तो छोटे से मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं। सबसे पहले हमने अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो डिफाइन कर दिया, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो डिफाइन कर दी हमने अपने मन से, ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद इतने मास के लिए हमने इस मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखी। ये मास कितनी पोजीशन पे है, ये एक रैंडम वाई ऊंचाई पर रखा हुआ है और जिसकी थिकनेस इतने पोर्शन के जितने में ये मास है डी एम मास, उसकी थिकनेस डी वाई है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे छोटी सी जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जी वाई डी एम, एम जी एच यहाँ पे वाई के बराबर है इस वजह से। अब जी तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, लेकिन ये वाई बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है और डी एम भी वेरिएबल है। तो अब वाई अलग टाइप का वेरिएबल है, मास अलग टाइप का वेरिएबल है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन चाहिए रहेगा हमें। तो वहाँ पे फिर अपन ने यूनिटरी मेथड का यूज़ किया कि अगर पूरी लेंथ में, पूरी जितनी लेंथ है रॉड की, उसका मास m है, तो एक यूनिट का मास कितना होगा m/l। तो स्मॉल यूनिट dy का मास कितना होगा m/l इंटू डी वाई, यही dm है, दिस इज़ dm। सो उठा के इसको dm रख दिया यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये तो वैसे ही सोच सकते थे अपन कि बिना इंटीग्रेशन के अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता तब फिर अपन mg/l/2 लिख देते। एंड इट इज़ ओनली ट्रू इफ़ द रॉड इज़ यूनिफॉर्म। अगर रॉड यूनिफॉर्म नहीं है तब फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेट्स से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक रॉड रखी हुई है जो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, परफेक्टली वर्टिकल नहीं है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक। सो दिस इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, ठीक है। सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड in the position given, take potential energy of surface, potential energy at surface, ये surface है, इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ, इसमें इंटीग्रेशन नहीं डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, तो कैसे करें। इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, बट कुल मिला के हम पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड मान लें, इसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर जितनी ऊंचाई पर है दैट विल बी द आंसर में इंक्लूडेड, है ना। लेट्स से मान लो सपोज ये h ऊंचाई पर है इसका सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सतह की पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो कुल मिला के आंसर होने वाला है mgh, ठीक है। m क्या है, टोटल मास, g कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h ये वाली चीज़। सो h को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर ये सेंटर है तो ये l/2 होगा, अगर ये l/2 है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, l/2 साइन थीटा। सो h इज़ नथिंग बट l/2 साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, l/2 साइन थीटा। सो द आंसर इज mgl साइन थीटा बाई 2। आ रही है बात समझ में।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वी हैव अ रॉड, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है. इट इज़ रॉड ए बी, it is inclined at an angle theta, and mass per unit length is defined as mu is equals to kx, and x is the distance from end A. तो x क्या है? x इस छोर से a छोर से x की दूरी पर है. ठीक है. और मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू इज इक्वल्स टू के एक्स. ठीक है. तो अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा. लेंथ इसकी टोटल लेंथ एल है. कैपिटल एल इज़ द टोटल लेंथ, इट इज़ गिवन. तो अब सबसे पहला दिक्कत क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो. ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, बट मास डेंसिटी वेरी कर रही है इसकी पर यूनिट लेंथ. ऐसे म्यू इक्वल्स टू के एक्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स जब कम है तब मास पर यूनिट लेंथ बहुत कम है, तो यहाँ पे ये हल्की होगी बहुत. और जैसे जैसे बढ़ते जा रही है एक्स की क्वांटिटी, वहाँ पे ये काफ़ी भारी होती जाएगी. सो इधर काफ़ी ये इधर डेंसिटी है, बट इधर डेंसिटी कम हो गई है और इधर काफ़ी कम हो गई है. ठीक है. तो रॉड की डेंसिटी इधर बहुत ज़्यादा है जब आखिरी छोर पर, लेकिन जैसे जैसे एक्स कम है डेंसिटी कम होती जा रही है. सो क्लियरली इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. सो बिकॉज दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म. क्यों, कैसे बोल दिया मैंने ये कि नॉन यूनिफॉर्म है? देखो ये म्यू क्या लिखा हुआ है. म्यू लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ के एक्स. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, कांस्टेंट नहीं है ये. पुराने सवालों में तो कांस्टेंट था मास पर यूनिट लेंथ. इतनी लेंथ ले लो चाहे इतनी लेंथ ले लो, दोनों में ही सेम मास आता था. लेकिन इसमें अलग मास होगा, इधर ज़्यादा मास होगा, इधर कम मास होगा. हम जितना दूर जाएंगे इस पॉइंट से उतनी मास डेंसिटी बढ़ेगी, है ना. तो सबसे पहले तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करो कि बिकॉज मास डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, मास डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स. मतलब जितना ज़्यादा एक्स होगा उतनी ज़्यादा मास डेंसिटी होगी. यानी मान लो सपोज़ मैंने एक पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया रॉड का और एक पार्ट यहाँ कंसीडर किया, तो इसका मास ज़्यादा होगा, है ना, सेम लेंथ का. ये लेंथ भी मान लो सपोज़ डी एक्स है, ये लेंथ भी मान लो सपोज़ डी एक्स है. तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसका कम होगा. इसका मास ज़्यादा होगा, इसका कम होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि एक्स कहाँ से दूरी नाप रहे हैं अपन? एक्स नाप रहे हैं ए से दूरी. ये वाला पॉइंट ए से थोड़ा पास में ही है और ये वाला पॉइंट ए से काफ़ी दूर है. और जितनी ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी. सो क्लियरली इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे नहीं आएगा. सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी हेयर. सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी हेयर. तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको कि यहीं पे मान लिया और फिर MGH लिख दिया. ऐसे नहीं हो पाएगा ये. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो अब लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन. सो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन है. ठीक है. तो हमने कहा चलो, सो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन. तो शुरू हो जाते हैं. तो रॉड बना ली एक. बहुत ध्यान से देखना इंटीग्रेशन में क्या, हमें एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए रहता है, उसके मुताबिक सब कुछ लिखते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं. हमने कहा चलो ठीक है, एक छोटा सा मास DM यहाँ पे कंसीडर करते हैं. दिस इज़ छोटा सा मास DM. ठीक. इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से ये डिस्टेंस h है अगर, तो इसके लिए जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है du, दैट विल बी mgh. ये हो जाएगी. और इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो ये ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. तो अब हमें h लिखना है, dm लिखना है और सारी चीज़ें लिखनी है. तो सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं कि वेरिएबल क्या है. तो यहाँ से ये वेरिएबल है, ए पॉइंट से, ये ए है, ए पॉइंट से x दूरी पर
जो छोटी सी डी एम की थिकनेस है उसी को डी एक्स बोलेंगे अपन, ठीक है। दिस इज डी एक्स, ठीक है। तो x के टर्म्स में h लिखा जा सकता है क्योंकि ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, सो h कैन बी रिटर्न एज x साइन थीटा, ठीक है। तो h को तो लिख दिया हमने यहाँ पे x साइन थीटा, लेकिन अभी dm को भी x के टर्म्स में चाहिए तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी मास डिस्ट्रीब्यूशन की। सो यूनिटरी मेथड लगाने से इम्पॉर्टेंटली उससे पहले हमें मास डेंसिटी दी हुई है म्यू इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मास डेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मास डेंसिटी होगी मास डेंसिटी at a distance x from point A, is, कैसे लिखते हैं मास डेंसिटी को, म्यू इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। तो मास क्या होगा, मास इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, सो मास होगा म्यू इंटू डी एक्स। नहीं समझा, एक बार फिर, दिस इज व्हाट, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी क्या कहें, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अब मास क्या है, मास है डीएम, इसी मास की बात हो रही है, सो मास इज डीएम। और इस मास की लेंथ क्या है, इस मास की लेंथ है डी एक्स, सो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स, इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। सो यहाँ से डी एम क्या लिख दिया हमने, डी एम लिख दिया के एक्स डी एक्स, इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एम मिल गया यहाँ। अब चले अपने इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन लिखा, डी एम को क्या लिख दिया आप, के एक्स डी एक्स, जी को क्या लिख दिया एज इट इज़ जी लिखे रहने दिया, एच को क्या लिख दिया एक्स साइन थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रही हैं, कौन है वेरिएबल, अब सोचो बैठ के इसमें, के तो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, जी भी वेरिएबल नहीं है, साइन थीटा भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि थीटा तो फिक्स्ड है ना, एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है। सो ये जो जितने भी कांस्टेंट हैं इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, सो ये आ गया के जी साइन थीटा, और अंदर वेरिएबल्स क्या बचे, x इंटू डी एक्स, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, डी एक्स मतलब कि x के वेरिएशन, x यहाँ से शुरू हो रहा है जब ज़ीरो है x, और यहाँ तक जा रहा है आखिरी छोर तक जब x की वैल्यू l है, सो लिमिट ऑफ x इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू l, लिख दिया यहाँ, सॉल्व किया इसे, के जी साइन थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स आर फ्रॉम ज़ीरो से l, सब्सटीट्यूट की दिया जाएगा के जी साइन थीटा एल क्यूब बाय 3, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज, यही है अपना फाइनल आंसर, लिख दो इसको, के जी साइन थीटा एल क्यूब बाय 3, दिस इज अवर आंसर। तो नोट कर लो इसको एक बार एब्जॉर्ब करते हुए, तो मास पर यूनिट लेंथ को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ था हमको समथिंग ऐसे डिफाइन करी गई थी क्वांटिटी दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ एंड इट इज़ डिफाइंड एज के एक्स, ठीक है। अच्छा, ये मास पर यूनिट लेंथ किसके साथ वेरी कर रही है, ये एक्स के साथ वेरी कर रही है। अच्छा, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेट्स से, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, ये एक्सीलरेशन था, इसको बोल सकते थे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को डिफरेंशियल टर्म्स में क्या लिखेंगे अपन, डिफरेंशियल टर्म्स में लिखेंगे डी एम बाई डी एक्स, है ना। मास का चेंज कौन है, डी एम, और लेंथ का चेंज कौन है, डी एक्स, सो दिस इज डी एम बाई डी एक्स, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है, हमें कहाँ से मतलब है, हमें तो इतने से पॉइंट का मास लिखना है dm। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी मास पर यूनिट लेंथ की, kx, क्योंकि ये x दूरी पर है इस एंड a से, तो मास पर यूनिट लेंथ इज kx। ठीक है, तो मास क्या आएगा, जिस मास की हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज dm। dx लेंथ कितनी है, उस मास की लेंथ कितनी है, उस मास की लेंथ dx है ना। कितने लेंथ में स्प्रेडेड है वो dm, इतने ज़रा से लेंथ में dx, सो dm बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू kx। ऐसे कर दिया इसको, तो dm निकल के आ गया यहाँ से। आया, ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और एब्जॉर्व करो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर शायद अक्षर सिंह चला गया है मोबाइल वैसे ही छोड़ के। सो देखो, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। एक यहाँ पे फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल फ्रेम। जिसका कोई मास नहीं है, वेटलेस मान सकते हैं उसको, ठीक है। और ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या किया, इस हेमिस्फीयर के भी आधे पार्ट पर एक हमने चेन रख दी। ये चेन रखा रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द चेन। ठीक, और ये जो चेन है ये यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है। इस हेमिस्फीयर की रेडियस r है, दिस हेमिस्फीयर इज ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये भी r है ना, लग नहीं रहा, वो थोड़ा अनसिमेट्रिक बन गया, लेकिन समझ जाओ रेडियस r है ये इस हेमिस्फीयर की, ठीक है। और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने ज़ीरो डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड इज ज़ीरो। तो हमें बताना है कि इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। तो इसको ट्राई करो और मेरे को बताओ कि क्या तुम फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो अपन अच्छे से बनाते हैं हेमिस्फीयर। ये बन गया स्फीयर, अब इसको आधा कर देते हैं तो बन जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, बहुत आराम से देखना है इसको, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है। यूनिफॉर्म चेन मतलब चाहे यहाँ पे एक यूनिट लेंथ ले लो, चाहे यहाँ एक यूनिट लेंथ ले लो, मास बराबर आएगा। यूनिफॉर्म चेन का ये मतलब है। तो मतलब वो टेंशन नहीं है, वेरिएबल मास वाली टेंशन नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ वाली टेंशन नहीं है इनका। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एल माने, अगर अपन जैसे मान लो यहाँ से एल माने, तो वैसे कर्व के फॉर्म में तो अपन कुछ जानते नहीं है सिस्टम वगैरह। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा को वेरी कराते हैं, ठीक है। थीटा को कैसे वेरी कराएं, अभी देखो, हमने एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, जिसको डीएम बोल रहे हैं। और ये कितनी एंगल पर है उसको जोड़ दिया यहाँ से, दिस इज एट एंगल थीटा फ्रॉम हेयर, ठीक है।
अच्छा, अगर ये थीटा है तो डी थीटा क्या होगा? इस एंगल में जो छोटा सा चेंज आया है वही डी थीटा होगा। मतलब जूम इन करके थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है वो छोटा ही पॉइंट साइज ही, लेकिन बस दिखने के लिए। तो डी थीटा ये होगा। तो हमने एक इंटीग्रल एलिमेंट थीटा के टर्म्स में देख लिया यहाँ पे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पे जितनी हाइट है, मान लो सपोज ये हाइट है h, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे इस छोटे से एलिमेंट की डी एम इंटू जी इंटू एच। एच को हम रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं। रेडियस क्या है? ये r, दिस रेडियस इज r, so r can be written as h can be written in terms of r, so h can be written यहाँ पे h is equals to r sin थीटा। तो यहाँ पे h का तो काम हो गया थीटा के टर्म्स में, लेकिन इस dm का क्या करें, है ना? तो ये छोटी सी हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है इस मास की। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो जी को तो बाहर रख दो, एच की जगह आर साइन थीटा रख दो, और डी एम बचा हुआ है अभी। आर भी कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे डी एम है, तो अपन डी एम को देखते हैं ज़रा। डी एम अगर अपन पूरे मास पर यूनिट लेंथ पे देखा जाए तो कैसे देखेंगे? यूनिटरी मेथड लगा के। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्यों लग जाएगी यहाँ पे? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। इतनी जो लेंथ है चेन की उसका मास, टोटल जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द चेन हैज़ मास कैपिटल एम। अब ओवरऑल लेंथ कितनी है? 2πr, तो पूरा सर्कल होता है, ये तो पूरे सर्कल का क्वार्टर है। सो दैट मीन्स 2πr/4 की मास है m। लेकिन हमें तो किसका चाहिए? इसका चाहिए, इतने सी लेंथ का। तो ये लेंथ थीटा के टर्म्स में कैसे लिखी जा सकती है? तो देखो, इसको मैं जूम इन करके यहाँ बनाता हूँ। ये वाला एंगल क्या है? डी थीटा, और ये वाली थिकनेस है, इसी की बात कर रहे हैं अपन, इसी को बोल रहे हैं डी एक्स। सो डी एक्स कैन बी रिटर्न एज आर इंटू डी थीटा। बेसिक मैथ्स में पढ़ा था अपन ने कि आर्क लेंथ को कैसे लिख सकते हैं। आर्क लेंथ कैन बी रिटर्न एज आर इंटू एंगल इन रेडियंस, सो आर डी थीटा लिख सकते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन लेंथ ऑफ आर डी थीटा। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आर डी थीटा। सो यहाँ पे 2πr/4 की का मास है m, तो 1 यूनिट का मास कितना होगा? m इंटू 4/2πr। सो डी एक्स यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? 4m/2πr इंटू डी एक्स, और डी एक्स क्या है? आर डी थीटा। सो 4m/2πr डी एक्स। ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको डी एक्स, है ना? लिखने की ज़रूरत नहीं है डी एक्स, डायरेक्टली आर डी थीटा ही लिख सकते हैं। तो डी एक्स का क्या लिख दें यहाँ? डी एक्स का लिख दें आर डी थीटा। तो दिस इज़ आर डी थीटा, यही तो डी एम है, दिस इज़ द डी एम। तो काटो, आर से आर कट गया, एक 2 से 2 कट गया। सो डी एम क्या आ गया फाइनली? डी एम आ गया 2m डी थीटा अपॉन पाई। तो डी एम की जगह क्या लिखने वाले हैं हम अपन? ये वाली चीज़। तो ये अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। जी आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, डी एम की जगह लिखा 2m डी थीटा बाय पाई। अब जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें उनको बाहर निकालो। 2 कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सो बाहर निकाल दिया इनको। जी आर 2m/पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेबल है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना जानते हैं अपन, है ना? वेरी कौन कर रहा है यहाँ? थीटा। थीटा कहाँ से शुरू हो रहा है? थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कहाँ तक पहुँच रहा है? यहाँ तक। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके π/2। तो ये उठा के रखा है यहाँ पे 2gRm/पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है? फॉर्मूले रटवाए थे मैंने तुम्हें। ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई रखेंगे तो π/2। तो ये आ रहा है बस आंसर 2gRm/पाई। माइनस को बाहर ले लो,
कॉस पाई बाई 2 रखा तो 0, माइनस कॉस 0 रखा तो 1, तो ये -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2mgr/पाई। ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे ये इसकी चेन की, है ना। दिस इज आवर आंसर। एब्जॉर्ब करो इसको, कहाँ से क्या किया, कैसे किया। देखो, मान लो सपोज तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, यूनिटरी मेथड समझ रहे अपन, वो मान लो 100 रुपये की आती हैं, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 रुपये की। मैंने पूछा तुमसे, मान लो सपोज ऐसी पॉसिबिलिटी कि आधी चॉकलेट भी दे देता है दुकान वाला, तो 0.5 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? तो जो एक का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 को, है ना, तो ₹10 इंटू 0.5, सो दैट इज़ 5 रुपीज़। अब ऐसे ही इस चीज़ को समझो कि अगर ओवरऑल लेंथ के करस्पॉन्डिंग मास m है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी है? ओवरऑल लेंथ है 2πr/4। ये 2πr/4 कैसे लिखी? पूरे सर्किल की लेंथ होती 2πr, लेकिन ये तो इसका 1/4 ही है, 1/4 ही है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। सो इसके करस्पॉन्डिंग m, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? दिस मास डिवाइडेड बाय ये उधर पहुंच जाएगा सब कुछ, इससे डिवाइड कर दो। इसको कुल मिला के 1 बनाना है हमें। चॉकलेट वाले प्रॉब्लम में कैसे किया हमने? 10 चॉकलेट थी 100 रुपये की, तो अगर इधर 1 बनाना है 1, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दिया 10 से, तो इधर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अपन को 1 बनाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? 2πr/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस साइड भी 2πr/4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो 1 यूनिट लेंथ की मास आ गई, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट था dx यूनिट लेंथ की मास लिखने के लिए, लिख दिया यहाँ पे। आ रहा है समझ में निखिल? यूनिटरी मेथड। हाँ सर। हाँ, और एब्जॉर्ब करो। में आपने डीएक्स में इंटरेस्ट है, तो सर डीएम उससे कैसे निकला फिर बाद में? तो dx क्या था पहले सोचो। dx ये वाली लेंथ थी, dx बोल लो चाहे उसको r d थीटा बोल लो, dx तो ऐसे ही बोल दिया हमने, असल में तो वो r d थीटा है, तो इसलिए अपन ने इसको r d थीटा से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब इसी का तो मास है, यही मास तो है, दिस इज़ द मास विच इज़ dm, इसलिए यही dm है। आ रही है बात समझ में? ना, इसी के मास को तो लिख रहे हैं अपन। हाँ सर। So let's move on to the next question now. So write down the situation. We have a rod, एकदम वर्टिकल रॉड है, जो एक हिंज से लटकी हुई है। हिंज का मतलब कि पाइवट पॉइंट है। पाइवट मतलब समझते हो? ऐसे यहाँ ठुकी हुई है कील से, और ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकती है ये इस पॉइंट के अबाउट। ये बात समझ में आ रही है? इसको हिंज बोलते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हिंज एंड इट इज़ स्मूथ। स्मूथ हिंज, इतना स्मूथ है ये कि कभी फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, इस हिंज पॉइंट से इसकी दूरी है 1 मीटर, और इसका मास है रॉड का 5 kg। और जो स्मूथ हिंज है वो एग्जैक्टली अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो एकदम कॉर्नर पे है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, एकदम यहाँ पे है हिंज, कॉर्नर पे। सो दिस इज स्मूथ हिंज, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, मास ऑफ द रॉड इज 5 kg. So the question is, find work done, find work done by external agent, by external agent in in slowly displacing the rod
displacing the rod so that it makes an angle 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस रॉड को उठा रहे हैं ऊपर. कहाँ तक उठा रहे हैं, जब तक कि वो 60 डिग्री ना बन जाए वर्टिकल के साथ. ये वर्टिकल है तो इस पोजीशन पे ना आ जाए जब तक, है ना. ये वाला एंगल 60 डिग्री. और कैसे उठा रहे हैं, एकदम स्लोली उठा रहे हैं. स्लोली का मतलब तुम्हें समझ में आएगा अभी जब अपन इक्वेशन लिखेंगे. स्लोली का मतलब कि उसको अपन कोई झटकास नहीं दे रहे हैं, ना ही कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं. शुरुआत में भी उतनी वेलोसिटी थी, फाइनली में भी उतनी वेलोसिटी है. तो उठाने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, है ना. कोई एक्सटर्नल आदमी उठा रहा होगा उसको एक्सटर्नल एजेंट बोला गया है. तो उसकी वजह से अपन को बताना है कि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन क्या होगा. आ रही है बात समझ में. तो सॉल्व करो इसको. तो देखो इसको कैसे करेंगे, वॉच वेरी क्लोजली कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है. शुरुआत वाली रॉड की सिचुएशन ये है, फाइनल रॉड की सिचुएशन ये है. ठीक है, ये वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री है. अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द रॉड, तो रॉड पे कौन कौन वर्क कर रहा होगा. एक तो सबसे पहले सोचते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे रॉड पे. कि एक तो ग्रेविटी लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ सकता है. एक तो कोई एक्सटर्नल एजेंट है वो लगा रहा है वर्क, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ सकता है. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा हिंज की वजह से, सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी आ सकता है. लेकिन क्योंकि हिंज का डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, सो वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी ज़ीरो. ठीक है, इट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो शुरुआत वाली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट पे थी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, वो भी ज़ीरो, क्योंकि फाइनली स्लोली मूव करते हुए स्लोली उठाया उसने. तो फाइनली आखिरी मोड़ पर भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो रहेगी, तो इसका मतलब 0 माइनस 0. ठीक है, सो कुल मिला के वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू 0. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब तुम ऐसी अपने समझदारी से सोचो, ग्रेविटी वर्क कैसे करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव. वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, ऊपर उठ रहा है. पॉजिटिव. अरे गधे, अच्छा सर, नीचे इस साइड ऊपर ऊपर उठ रहा है ना यार. कितना राइट एक साइड ही से चीज़ मैं सोच कितनी रहा बार हूँ थोड़ा समझाऊँ मैं तुम्हें, भूसा भरा हुआ है क्या दिमाग में. ऊपर उठ रही कोई चीज़ तो वर्क डन बाय ठीक है, समझ ग्रेविटी नेगेटिव आएगा ना. ठीक है, ये तो एंटीसिपेशन है. ठीक है, चलो वो नहीं भी सोच पाए अगर, तो कोई बात नहीं. हमें तो क्या करना है, हमें तो इसका पॉइंट पकड़ना है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट पकड़ना है. पूरी रॉड को भूल जाओ, इन पॉइंट्स पे फोकस करो केवल, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म रॉड है. इन पॉइंट्स पे फोकस करो, और जितना इन पॉइंट्स में डिफरेंस आया है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दैट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटी, एज सिंपल एज इट इज़. एम जी एच मान लो, सपोज ये एच है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन माइनस एम जी एच लिख देंगे. तो बस इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अपन को देखना है कि भाई कितना है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रॉड बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की रॉड फिर बना लेते हैं यहाँ पे, है ना. तो पूरी रॉड नहीं बनाई, पूरी रॉड तो यहाँ तक होती और फिर ये यहाँ तक होती. तो पूरी नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि हमें तो पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए. तो हमने कहा ठीक है. तो देखो ये क्या है, ये है लेंथ L, और ये क्या है 60 डिग्री. तो L cos 60 डिग्री होगा ये, दिस इज़ L cos 60 डिग्री. और यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक ये था, एक मिनट, ये L नहीं होगा, ये L/2 होगा, क्योंकि आधा लिया अपन ने, है ना. L तो यहाँ से यहाँ तक होता, ये L/2 होगा. ठीक है, तो ये भी L/2 cos 60 डिग्री होगा. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, तो L/2 में से L/2 cos 60 डिग्री माइनस कर दिया, तो ये बच जाएगा हमारा दिस लेंथ.
दैट इज़ नथिंग बट h। तो क्या लिखना है इसको, l/2 माइनस l/2 cos 60 डिग्री। तो l/2 1 माइनस cos 60 डिग्री। तो l/2 क्या है, l/2 तो l/2 है, 1 माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। सो 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, तो ये हो जाएगा l/4। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम क्या लिखने वाले हैं, दिस इज़ नथिंग बट माइनस mgh, क्योंकि ऊपर गया इसलिए माइनस, नीचे आता तो फिर प्लस में आता, और उसके आगे एक और माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो प्लस में आ जाएगा, और आना भी चाहिए, है ना। तो ये हो गया प्लस mgh, h क्या है l/4। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट क्या, सबसे पहले तो रॉड पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो कॉन्शियस होके सोचा सबसे पहले कि कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं रॉड पे। तो ग्रेविटी लग रहा है अनडाउटेडली, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो वो भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और इस हिंज का नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। हिंज की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का वर्क ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि उसकी वजह से तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ रही है, हिंज की वजह से जो पॉइंट कनेक्टेड है उस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है रॉड का, वो तो मूव ही नहीं कर रहा। इस पॉइंट को देखो, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स तो केवल इस पॉइंट पे लग रहा है, एकदम एंड पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन वाला, और यही पॉइंट मूव होकर यहाँ पहुँच जा रहा है, तो ये पॉइंट तो यहीं कहीं रह गया। बोले ग्रेविटी, ग्रेविटी तो पूरे में लग रहा है, ग्रेविटी पूरे में लग रहा है, हर पॉइंट पे लग रहा है ग्रेविटी। देखो हर पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो अब ऐसे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो निकालेंगे नहीं सबका, तो क्या करें, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख लिया। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख लिया। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, कि स्लोली मूव किया है। स्लोली का क्या मतलब है, कि इनिशियली भी ज़ीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, फाइनली भी ज़ीरो होगी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्लोली। स्लोली लिखा आ जाए कहीं पे तो समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो भी ज़ीरो होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो थी ही, शुरुआत में तो रेस्ट पे था ही वो, है ना। अगर ऐसे स्लोली नहीं लिखा होता, मान लो कि उसने कहा झटके से मूव करा दिया, मतलब शुरुआत में कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तब फिर ज़ीरो नहीं आता यहाँ पे। तो ये तुम समझ पा रहे हो ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्लोली वर्ड लिखा हुआ है। फिर कुछ नहीं, उठा के बस रख दिया, सब वैल्यूज़ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो कुल मिला के वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना था इस पूरे क्वेश्चन में, और वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक लिख देना था। अब सारी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, एम की वैल्यू 5 यूनिट दी हुई है, सो mg/l/4 आया है अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एम की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू लिख दो 10, और एल की वैल्यू है 1 मीटर अपॉन 4, ये 50/4 दैट इज़ 12.5 जूल्स। ये फाइनल आंसर हो गया। आ रही है ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको, एब्जॉर्ब यस करो सर। क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग लगा सकते हो तुम इतना। सो एक हमारे पास चेन लटकी हुई है, दिस इज चेन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एंटायर लेंथ। सो दिस इज यूनिफॉर्म चेन जिसका मास m है और लेंथ l है, और ये किस पॉइंट से लटकी है, उसको पैग बोलते हैं। इट इज़ हैंग्ड विद अ पैग। पैग मतलब कुछ नहीं, कील ठुकी हुई है वहाँ पे। ठीक है, पैग मतलब हिंदी में बोले कील ठुकी हुई है। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली, इन slowly hanging, hanging the, hanging the first part, lower part, lower part of the chain, of the chain to the peg, to the peg, second part, middle part, middle part of the chain, of the chain to the peg,
टू द पैग, है ना। ये सवाल है हमारे पास, इसको कर दो फटाफट, है ना। तो लेट्स सी इट। पहली सिचुएशन के मुताबिक मान लो अपन शुरुआत वाली सिचुएशन को यहाँ बना लेते हैं कि जो पूरी की पूरी लेंथ है वो ऐसी लटकी हुई है, ठीक है। पहली शुरुआत वाली सिचुएशन यहाँ बनाएंगे, पहली सिचुएशन यहाँ बनाएंगे और दूसरी सिचुएशन यहाँ बनाएंगे। सो लटका दो यहाँ पे पूरी एल लेंथ, ठीक है, ये लटक गई। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, लोअर पार्ट को उठा के चेन के पैक से टांग दिया, मतलब इसको उठा के यहाँ पे टांग दिया, तो क्या होगा, आधी तो लटकी रहेगी और आधी जो आधा पार्ट है वो उछल के ऊपर पहुँच जाएगा। ये बात समझ में आई? एक बार फिर यहाँ पे ये ऐसे लटकी हुई थी, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या बोला, इस लोअर पार्ट को उठा के अपन ने पैक से टांग दिया। सो ये वाला पार्ट तो अनअफेक्टेड रहेगा, इसका तो कुछ नहीं हुआ। हुआ किसका, ये वाला इधर पहुंच गया, है ना। तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे देखें, ये तो अनअफेक्टेड रहा और ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पहुंच गया, ऐसा, ठीक है। सो ये तो अनअफेक्टेड रहा, इसका तो कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया ही नहीं। इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखना अपन को, ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पहुँच चुका है, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा लोअर पार्ट का केवल, ठीक है। अब सेकेंड पर आ गए, सेकेंड सिचुएशन को देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला उसने, सेकेंड सिचुएशन में बोला कि मिडल पार्ट ऑफ द चेन पैग से टांग दिया गया, मतलब इस पॉइंट को उठा के टांग दिया गया। तो अब सोचो तुम आराम से बैठ के कि जब इसको इससे टांग देंगे तो अगेन आधे का भी आधा अनअफेक्टेड रहेगा, दिस मच पार्ट। सो उतना तो अनअफेक्टेडली बना दिया, ये बना दिया अनअफेक्टेडली, आधे का आधा, ठीक है। फिर अगला पार्ट ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा इधर लटक के, ये ऊपर पहुंच गया, और फिर ये वाला पॉइंट क्योंकि ऊपर पहुंच चुका है, ये वाली लेंथ पूरी लटकी रह जाएगी यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ लटकी रह गई। कहाँ तक आएगी वो, यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, मतलब ये मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें खुद से सोचना चाहिए ये सब। तो ये वाला तो अनअफेक्टेड रहा, ये वाला पार्ट अफेक्ट हो गया, है ना। ओरिजिनल सिचुएशन को यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इतना पार्ट तो अनअफेक्टेड है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला वो यहाँ पहुँच गया, और ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पहुँच गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट की आ गई यहाँ पे। पहली सिचुएशन में ये तो अनअफेक्टेड था और नीचे वाला पार्ट इधर पहुँच चुका था, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन हो गई ना। चलो, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। क्या पूछा है हमसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सबसे पहले अपन वो लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों के लिए कॉमन वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइंग ऑन द चेन, ठीक है। तो चेन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा जो उसको स्लोली मूव करा रहा होगा, और एक वर्क डन बाय हिंज आ सकता है क्योंकि हिंज भी फोर्स दे रहा होगा इसको। हिंज की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हिंज तो डिस्प्लेसमेंट, हिंज से जो पॉइंट ज़रा सा जो टच है चेन का पॉइंट, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए वर्क डन बाय हिंज विल बी ज़ीरो। और स्लोली लेके जा रहे हैं तो डेल्टा के विल बी ज़ीरो। तो कुल मिला के सबसे पहले तो अपन ने ये कंक्लूड किया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। मतलब कुल मिला के पहले पिछले सवाल जैसा ही सवाल बन चुका है, और हमें केवल वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है हर सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यही लिख देता हूँ मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इतने पार्ट का तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, है ना।
तो देर इज़ नो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस पार्ट, बट ये पार्ट यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। तो ये लेंथ कितनी होगी निकाल लेते हैं, ये लेंथ निकाल लेते हैं। कितनी हो गई ये लेंथ, कितनी हो गई ये यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2, मतलब ओवरऑल L है ना। ज्योमेट्री से तुम खुद ही विजुलाइज कर सकते हो इतना। यहाँ से यहाँ तक L/2 और ये वाले पॉइंट L/4 पर है, और ये वाला जो एक्सट्रीम क्वार्टर होगा ये भी L/4 होगा। तो ये भी L/4 हुआ और ये भी L/4 हुआ। तो ये ओवरऑल ये वाला कितना हुआ, दिस इज़ L/2, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जितना पार्ट का मोशन हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास कितने ऊंचाई से ऊपर बढ़ चुका है, L/4 से। तो यहाँ पे आएगा इसका मास दैट इज़ m/2 इंटू जी इंटू L/2, क्योंकि L/2 ऊपर गया ये L/4 नहीं L/2, और नेगेटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ नेगेटिव इन दिस केस। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो इन दिस केस द आंसर इज़ mgL/4। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। सो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू mgL/4। अब दूसरे पे फोकस करते हैं, है ना। कुल मिला के वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना, उसका जो नेगेटिव है वही आंसर होगा। सो दूसरे पे फोकस करते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक तो इस पार्ट का और एक इस पार्ट का। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले इसको देखा, है ना। दिस इज़ क्वार्टर, यानी इसका मास m/4 है। अब ये कितना मूव किया है देख लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया। तो ये क्वार्टर का भी आधा, दैट मीन्स ये L/8 है। और यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर का फिर आधा, ये L/8, और यहाँ से यहाँ तक फिर L/8। तो कितना ये मूव किया, L/8 L/8 L/8, यानी कि 3 L/8। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज m क्या m/4, क्योंकि इसका मास लिखेंगे g इंटू 3L/8 एंड नेगेटिव। ये तो अभी केवल इसका आया है, अभी इसका भी लिखना है ना। तो प्लस इसका भी लिखने वाले हैं अपन। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। मतलब ये वाली लेंथ में डिफरेंस चाहिए हमें, इन लेवल्स के बीच में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो इसका मास कितना है, इसका मास है m/2। देखो ये आधा है पूरी लेंथ का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है अपन को, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L/2, सॉरी L/4। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, L/4, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये इफेक्टिवली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई L/2। तो ये कितना मूव अप किया, L/2। सो दिस विल बी m/2 g L/2, और नेगेटिव में क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है। सो नेट वर्क डन अगर लिखें यहाँ से तो -mgL कॉमन, यहाँ से क्या कोफिशिएंट बना 3/32, 3/32, और यहाँ से क्या बना 1/4। सॉल्व किया इसको, सो -mgL। अब बस कुछ नहीं सॉल्व करना है। सो यहाँ से इसको 32 बनाना है अगर, तो 8 लाना पड़ेगा ऊपर। 8 + 3 11, 11/32। सो -mgL 11/32। तो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इसका नेगेटिव, सो दैट इज mgL 11/32। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं और अच्छे से। पहला पार्ट यहाँ से, केवल इस पे फोकस करो। ये थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि यहाँ पे 2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो पहला पार्ट था यहाँ, जिसका मास कितना था m/4। क्यों था m/4, क्योंकि ये टोटल लेंथ का 1/4 था, 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पहुँच गया इसका सेंटर ऑफ मास। मतलब हमें इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस हॉरिजॉन्टल लेवल में अंतर चाहिए। सो दिस इज़ L/8, दिस इज़ L/8। कैसे, क्योंकि ये क्वार्टर है, क्वार्टर का भी आता है L/8, और ये L/8। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी इसमें कि हमने जो हॉरिजॉन्टल लेवल लिखा है उसमें 3L/8 नहीं 2L/8 ही आएगा। 2L/8 क्यों, क्योंकि L/8 + L/8 ये थोड़ी लेना है, इसके और इसके बीच में करना है। तो यहाँ पे 3L/8 की जगह 2L/8 करो।
सो यहाँ पे आ जाएगा 2l/8, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 1/16 आ जाएगा। सो दिस इज़, यहाँ पे काट के 1/16 करो, ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। सो 1/16 और ये 16, तो ये 4 + 1 5/16, यहाँ पे 5/16 आएगा, यहाँ 5/16 आएगा, तो ये आंसर आया अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 5/16 mgl। सो दिस विल बी 5/16 mgl, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दूसरा मास को ऊपर उठा के यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच चुका है, इनके हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो ये l/4 और ज्योमेट्री से ये l/4, ये तो इजी है। तो ओवरऑल कितना ऊंचा उठाओ, l/2। मास कितना है इतने पार्ट का, इतने पार्ट का मास है m/2, g l/2। अच्छा, इसका कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो अनमूव्ड है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन कि कैसे करेंगे इसको, एवरीबॉडी? ठीक है, तो कुल मिला के अपन एक नोट भी बना सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चंस देखे हमने, उसके मुताबिक हम एक नोट भी बना सकते हैं कि दोनों ही के केसेस में क्या आ रहा था फाइनल आंसर, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये कब आ रहा था, अगर अपन स्लोली मूव कर रहे हैं उसे, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। सो नोट करके लिख दो यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू work done is equals to work done by external agent if change in kinetic energy is zero, if change in kinetic energy is zero। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन होमवर्क पे। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंटली होमवर्क जो है वो हमारा है एक्सरसाइज पे पहुंचना। और लेवल 1 पे पहुंचना, है ना। इसमें असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12, ये 12 क्वेश्चन करना। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आ जाना। ऑब्जेक्टिव में पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले 20 नहीं, पहले 10 कर लेना। चलो, पहले 10 क्वेश्चन, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। ओवरऑल तुम्हारे पास 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको करने में 1.5 घंटा लगाना, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो तुम्हें कुछ डाउट वगैरह नहीं आते जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो? तो इतना पिच एंड परफेक्ट चलता है? या तुम होमवर्क करते ही नहीं हो? बहुत से क्वेश्चन रुके रहते हैं अभी भी। क्या? नहीं सर, करते हैं, होमवर्क करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचे रहते हैं उनको भी फिर 2-3 एक और दिन ट्राई करूंगा, फिर बताता हूँ मैं उनके भी डाउट हाँ हाँ। क्या हो रहा है उनमें। नहीं, अगर क्लियर है काम, एकदम सब कुछ क्लियर आ रहा है, फिर तो इंग्लिश से तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम शर्मा के और पूछ नहीं रहे हो, या मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, या ऐसे सोच रहे हो जाने दो, तो फिर गलत है, फिर पूछो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।